Good morning, all. Today we are going to discuss GPSC Narmada Assistant Engineer question paper, assignment number 120. Okay, so we will break down the questions along with the explanation. तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 300 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन नॉन टेक होते हैं और 200 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है गुजरात के एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लें। रानी की वाव किस चीज़ के लिए फेमस है, क्यों बना है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये रानी की वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। इसको 1063 में रानी उदयमती ने बनवाया था अपने पति की याद में। और उस दूसरी बड़ी अचीवमेंट कि जो ये रानी की वाव है, क्वीनस्टेबल है, या आज के 100 के नोट जो नए वाले आते हैं उसके पीछे भी आपको बने हुए दिखेंगे। यूनेस्को ने इसको 2014 में अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया था। तीसरा है कि इसको डिजाइन किया गया इन्वर्टेड टेम्पल के टेक्निक पे, और ये दर्शाता है सेनिसिटी ऑफ वाटर को, पवित्रता, वाटर की पवित्रता को दर्शाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही होता अगर यहाँ पे 14th की जगह 7 होता तो, जिसमें 7 लेवल ऑफ स्टेयर्स है। बेसिकली ये बनाया गया था वाटर को राइज करने के लिए बाई स्टेपिंग मैकेनिज्म। तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक राइज करने के लिए बाई सिंपली स्टेपिंग, तो इसीलिए इसको क्वींस स्टेप वेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 2। सेकेंड है विच इज द मेजर एंशिएंट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होना चाहिए वो ये कि मोहनजोदारो। इट वॉज द लार्जेस्ट सिटी, बट देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या होता है। करंटली धौलावीरा प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी है। तो ये हम सभी को पता है 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के। और 182 इसलिए माना जाता है क्योंकि गुजरात में विधानसभा की सीट भी 182 है। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम इज ऑन द रिवर नर्मदा इज ग्रेविटी डैम। प्योर ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट का बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। State government of Gujarat has decided to amend the Common General Development Control Regulation to allow the construction of high-rise construction structure in 70 or more floors in a 5 major city. So Gujarat government has allowed now these 70 cities can construct, in 5 major cities to construct 7 or 70 plus storied building. Next is Moderat Sun Temple is situated on the bank of. It is situated on Pasupati River. Now Modera Sun Temple is situated in Mehsana district of Gujarat. Mehsana district. Second thing is this temple was constructed in 1026 AD by Bhimdev Solanki of Chalukya dynasty. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बल्लभ सागर जो डैम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उकाई डैम है। इट इज कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली अर्दन डैम एंड मेसनरी डैम। तो हम अर्दन डैम की जब बात करते हैं तो जनरली उकाई डैम का एग्जाम्पल हमें याद रखना है। तो गुजरात में उकाई डैम, ये भी सरदार सरोवर डैम के बगल में ही है, तो उकाई डैम है। और ये 1972 में कंप्लीट हुआ था बनके। इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट एंड फ्लड कंट्रोल, तो तीनों ही काम के लिए बनाया गया है। कैचमेंट एरिया है इसका 255 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये इसका कैचमेंट एरिया है। कभी कभी क्वेश्चन में कैचमेंट एरिया भी पूछ लेते हैं, खास करके सरदार सरोवर डैम का। नेक्स्ट है ये अर्दन एंड मेसनरी डैम है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात।
तो ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में। इसमें से ये दोनों अहमदाबाद में है और पहला जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए नन ऑफ दीज इन नॉट इन गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिद्दी सैयद मॉस्क। सिद्दी सैयद मॉस्क भी गुजरात में ही है और ये अहमदाबाद में ही है। तो ये है कि किसके लिए फेमस है और कौन सा ट्रू है। इट इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स intricate window and fine example of lattice work। इसके लिए बहुत फेमस। one of the stone window is also the logo design for the Indian Institute of Ahmedabad। दोनों ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट हमने पढ़ा था 182 मीटर। सरदार सरोवर डैम का हाइट है 163 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द फाउंडेशन, लोएस्ट लेवल। सरदार सरोवर डैम इरिगेट्स अराउंड। तो सरदार सरोवर के डैम के बारे में मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा से डेटा आप कलेक्ट कर सकें उतना डेटा आप याद रखें। गुजरात के एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरदार सरोवर डैम से एक क्वेश्चन ना आए। मैं सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी लेंथ है 1210 मीटर। हाइट आपको पता ही है 163 मीटर। स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच इज़ 5860 मिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज कैपेसिटी। इरिगेशन के लिए जो इसका स्टोरेज यूज होता है वो है 1.905 मिलियन हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर ये इरिगेट करता है। वाटर सप्लाई में ये 9490 विलेज को सप्लाई करता है पानी, पीने का पानी। नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 1450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। 1450 मेगावाट हाइड्रो पावर से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज कैनाल। कैनाल जो है सिर्फ गुजरात में अगर हम बात करें तो 75,000 किलोमीटर सिर्फ गुजरात में, और कुछ पोर्शन इसका राजस्थान में भी है। इरिगेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि इरिगेशन से क्वेश्चन है। तो इरिगेशन 1.905 जो हेक्टेयर इतना इरिगेट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने कैनल पढ़ा, कैनल की लेंथ ये है, इसके द्वारा करता है। अब इसमें से जो गुजरात का पोर्शन है तो ये पूरा का पूरा 75,000 किलोमीटर का जो एरिया है कैनाल का, वो कितने एरिया को इरिगेट करता है, क्वेश्चन ये आया था। तो ये टोटल अगर हम बात करें 1.905 मिलियन हेक्टेयर इतना इरिगेट करता है। उसमें से गुजरात में 18.45 लाख हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर ये गुजरात का करता है। रिमेनिंग 2,46,000 हेक्टेयर ये राजस्थान में करता है, बाड़मेर और जलार डिस्ट्रिक्ट में जनरली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर जितना भी जनरेट होता है 1450 मेगावाट, उसमें से कितना प्रोपोर्शन ये किसको देता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 100% का ये मोस्ट ऑफ द परसेंटेज 57% ये सिर्फ और सिर्फ एमपी को देता है आउट ऑफ 1450 मेगावाट, एंड 27% महाराष्ट्र एंड 16% गुजरात। ये रेशियो जरूर याद रखें कितना परसेंट किधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिटी धोलेरा। धोलेरा सिटी देखिए ये पहला सिटी है जो सेलेक्ट किया गया है इन दो प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हमारे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं वो दो हैं, ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट और दूसरा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये ग्रीनफील्ड के अंदर ये सिलेक्ट होने वाला पहला सिटी है धोलेरा सिटी। और दूसरा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसके अंदर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जितने भी सिटी आ रहे हैं जो कि इसके अंतर्गत हो रहे हैं, उसको डेवलप करना है ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनता जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री का हमारा। तो ये धोलेरा सिटी एक ऐसा सिटी है जो दोनों के ही अंतर्गत आता है, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी आता है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी आता है। और जो इसका टोटल एरिया है वो है 920 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से 425 के आसपास जो एरिया है वो है डेवलपेबल, जिसको कि टारगेट किया गया है डेवलप करने के लिए। तीनों ही ऑप्शन सही है। बॉडी शेड्यूल जानते हैं, बॉडी शेड्यूल किसके लिए आता है। बॉडी शेड्यूल जो हमारा ट्रेवर्सिंग में काम में आता है। बॉडी शेड्यूल इज यूज फॉर
जब भी हमारा कोई क्लोज ट्रेवर्स हो और ये कम्प्लीटली क्लोज ना हो तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग एरर। तो जितना एरर है इसको बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकली इसको क्लोज होना चाहिए, बट ड्यू टू सम एंगल मेजरमेंट एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर ये क्लोज नहीं होता है, तब ये क्लोजिंग एरर कहलाता है। क्लोजिंग एरर, इसको क्लोज करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए हम दो तीन मेथड यूज़ करते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो पहला उसमें से बॉडिच रूल, दूसरा उसमें से ट्रांजिट रूल। मैं दोनों रूल के बारे में डिस्कस करूंगा किस तरह से इसको फिक्स किया जाता है क्लोजिंग एरर को। तो पहली बात क्या याद रखनी है, बॉडिच रूल किसके लिए काम में आता है, क्लोजिंग एरर को फिक्स करने के लिए। दूसरा, बॉडिच रूल कब यूज़ करना है, जब लेंथ लीनियर मेजरमेंट दैट मीन्स लेंथ और एंगुलर मेजरमेंट दैट मीन्स एंगल, दोनों की मेजरमेंट इक्वल प्रिसीजन से की गई है। प्रिसीजन दोनों में इक्वल रखा गया है। प्रिसीजन मीन्स उसको सही सेम तरीके से सेम इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट सेम मीन्स इक्वल प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट। अगर इधर हमने थियोडोलाइट यूज़ किया है तो इधर हमने टेप यूज़ किया है, इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इधर थियोडोलाइट यूज़ कर लिया और इधर हम चेन यूज़ कर रहे हैं, ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। तो कॉम्पेटिबिलिटी की मीन्स दोनों इक्वल प्रिसीजन के साथ यूज़ किया गया। अगर हम इधर कंपास यूज़ कर रहे हैं एंगल के लिए तो यहाँ पे हमने चेन यूज़ किया, इस तरह का कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए। तो अगर दोनों ही एंगल सेम प्रिसीजन के साथ मेजर किया गया है तो हम यूज़ करेंगे बॉडिच रूल। और बॉडिच रूल के कुछ और भी नियम है। बॉडिच रूल में जो लीनियर मेजरमेंट होता है, जो लीनियर मेजरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, और जो एंगुलर मेजरमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√L के। तो ये दो चीज़ याद रखनी। अब आते हैं बॉडिच रूल के मेथड पे कि किस तरह से अप्लाई करें। तो एरर इन लेटीट्यूड या फिर एरर इन डिपर्चर, यहाँ पे जिसमें भी हमें फिक्स करना है, लेटीट्यूड में हमें फिक्स करना है तो लेटीट्यूड में, डिपर्चर में फिक्स करना है तो डिपर्चर में, मल्टीप्लाई बाई ये टर्म फिक्स रहेगा चाहे डिपर्चर के लिए हो चाहे लेटीट्यूड के लिए हो। लेंथ ऑफ द साइड दैट मीन्स अगर हमारा कोई भी लाइन है, कोई भी ट्रेवर्स है, ये हमारा ट्रेवर्स है, तो हम अगर इस लाइन की बात करें कि कितना करेक्शन की ज़रूरत है, दोनों ही लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड किसको बोलते हैं, जो एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ होगी इस लाइन की एरर की, इसको हम डिपर्चर बोलते हैं। और जो लेटीट्यूड जो वाई डायरेक्शन की है इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और डिपर्चर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो लेटीट्यूड के करेक्शन के लिए लेंथ ऑफ दैट साइड, दिस साइड ओनली, डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेवर्स दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और लेटीट्यूड में अगर फाइंड कर रहे हैं तो लेटीट्यूड का मल्टीपल रहेगा, डिपर्चर में फाइंड कर रहे हैं तो डिपर्चर का मल्टीपल रहेगा। यही है इसका फॉर्मूला। ट्रांजिट रूल जो दूसरा रूल है, जो सेम इसी पर्पस के लिए यूज होता है क्लोजिंग एरर को फिक्स करने के लिए, वो भी हम देखते हैं। ट्रांजिट रूल क्या कहता है कि अगर एंगुलर मेजरमेंट बहुत ही हाई प्रिसीजन से किया गया है एज कंपेयर टू लीनियर, तो एंगुलर मेजरमेंट अगर बहुत ही हाई प्रिसीजन से किया गया है लीनियर मेजरमेंट के मुकाबले, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ट्रांजिट रूल। अगर दोनों का सेम प्रिसीजन है तो बॉडिच रूल, अदरवाइज ट्रांजिट रूल। स्पेशली जब एंगुलर मेजरमेंट के लिए जैसे कि हमने यूज़ किया था थियोडोलाइट यूज़ कर लिया, और लीनियर मेजरमेंट हमने टेप से चेन से किया है या फिर बहुत ही इनकरेक्टली किया है, कुछ बहुत सारे एरर्स हुए हैं उसमें, उस कंडीशन में हम ट्रांजिट रूल यूज करेंगे। और उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा, एरर इन लेटीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ, लेटीट्यूड यहाँ पे रहेगा, लेटीट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाई सम ऑफ द लेटीट्यूड, लेटीट्यूड डिवाइड बाई सिग्मा लेटीट्यूड डिवाइड बाई लेटीट्यूड ऑफ दैट लाइन, मल्टीप्लाई बाय एरर इन लेटीट्यूड EL। बस यहाँ पे ये तो टर्म सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे लेंथ की जगह लेटीट्यूड और पेरीमीटर की जगह सम ऑफ द लेटीट्यूड विदाउट कंसीडरिंग द साइन। चाहे एक का लेटीट्यूड -10 होगा, दूसरे का लेटीट्यूड +10 होगा, तो हम इसको 20 ही कंसीडर करेंगे, माइनस को भूल जाएंगे, तब जो सम आएगा वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये दोनों मेथड था जो मैंने अभी बताया क्लोज ट्रेवर्सिंग में, अगर हमें क्लोजिंग एरर को फिक्स करना है उसके लिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग जो लाइन का है उसको क्या बोलते हैं, तो हम बियरिंग बेसिकली तीन तरीके से मेजर करते हैं। अगर हमारे पास कंपास है तो मैग्नेटिक नॉर्थ से वो शो करेगा और उससे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो जो भी हमारे पास कंपास है, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास हो चाहे वो सर्वेयर कंपास हो, दोनों ही कंपास हमारा मैग्नेटिक बियरिंग करता है। प्रिज्मेटिक कंपास हमें WCB में रीडिंग देता है 0 to 360, और सर्वेयर कंपास हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ या ईस्ट साउथ से मेजर करके देता है।
तो दोनों ही केस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। दूसरा होता है ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग किसको बोलते हैं? ट्रू बियरिंग ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन पोजीशन। ट्रू बियरिंग हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया जाता है किसी पॉइंट का, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ट्रू बियरिंग इज अ ट्रू नॉर्थ, इट विल नॉट चेंज। मैग्नेटिक बियरिंग चेंज हो सकता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होने की वजह से, बट ट्रू बियरिंग विल नेवर चेंज। और इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन। अगर वो इस साइड है तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन, अगर इस साइड है तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन भी समझ गए, मैग्नेटिक बियरिंग भी और ट्रू बियरिंग भी। तो ट्रू नॉर्थ के साथ जो एंगल बनेगा उसे ट्रू बियरिंग बोलेंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ बेसिकली के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहेंगे। एक बात और याद रखना है, एंगल जब भी मेजर होगा मैग्नेटिक में हमेशा, प्रिज्मेटिक कंपास में हमेशा नॉर्थ से मेजर होगा। ये नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट, और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल हमेशा ऐसे काउंट होगा हमेशा। क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे भी मेजर कर सकते हैं हम, अगर लाइन यहाँ पे है तो ये मेजर होगा, अगर लाइन यहाँ पे है तो ये मेजर होगा। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्लॉकवाइज का रूल फॉलो नहीं होता, बट अगर हमारा WCB है तो उसमें हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग, हमारा क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लागू होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज होल सर्कल बियरिंग, एक लाइन का दिया हुआ है और कह रहा है देन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BA। ये इसका बियरिंग का एक क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं क्या है। AB लाइन है तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह रहा है AB लाइन का होल सर्कल बियरिंग, दैट मीन्स होल सर्कल बियरिंग मीन्स 0 to 360 डिग्री। AB लाइन का 132 डिग्री। तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, WCB मैंने भी बताया 90 यहाँ तक होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है 132 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकेंड। नाउ कह रहा है कि देन होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BA। तो कह रहा है BA, ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो लाइन BA का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर हम बैक बियरिंग बोले AB का बैक बियरिंग तो हम क्या बोलेंगे उसे, BA। तो हमें क्या करना है फाइंड यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BA। तो होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BA क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड बैक बियरिंग ऑफ AB। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, इट इज बैक बियरिंग ऑफ AB और फोर बियरिंग ऑफ लाइन BA। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर AB से बोलेंगे तो ये बैक बियरिंग कहलाएगा और BA से काउंट करेंगे तो ये फोर बियरिंग कहलाएगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बैक बियरिंग का, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180। अगर ये फोर बियरिंग 180 से बड़ा है तो माइनस का साइन यूज करना है, और अगर फोर बियरिंग 180 से छोटा है तो प्लस का साइन यूज करना है। तो यहाँ पे हमें बैक बियरिंग ही फाइंड करना है AB का। तो हम फोर बियरिंग यूज करेंगे तो 132 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड्स प्लस, क्योंकि 180 से छोटा है तो प्लस 180, ये हो जाएगा हमारा 312 के बराबर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक चेक इन द रिडक्शन लेवल बाय राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड में कौन कौन सा हम चेक कर सकते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। राइज एंड फॉल मेथड, दो प्रकार के लेवलिंग के मेथड होते हैं। लेवलिंग जब भी हम करते हैं द राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दूसरा होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये दो मेथड होते हैं जनरली लेवलिंग करने के किसी भी ग्राउंड लेवल पे। तो राइज एंड फॉल मेथड में क्या करते हैं, हम हर एक पॉइंट से बैक साइड फोर साइड लेते हैं और राइज और फॉल नोट करते जाते हैं, टेबल में हम इंसर्ट करते जाते हैं। तो राइज एंड फॉल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सभी को सम करें लास्टली, तो सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो राइज एंड फॉल का ये इक्वेशन बनता है, ये हमें इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक देता है। बट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है,
सिर्फ और सिर्फ ये और ये चेक होता है, इसमें ये बीच का इक्वेशन नहीं होता क्योंकि उसमें हम राइज एंड फॉल नहीं फाइंड करते, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। इसीलिए राइज एंड फॉल मेथड इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक कर लेता है क्योंकि इसमें राइज और फॉल का समेशन का भी एक रिजल्ट होता है जो कि इसके बराबर होता है, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में सिर्फ और सिर्फ बैक साइड माइनस फोर साइड का सम और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल का सम का डिफरेंस, ये दोनों बराबर होता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि राइज एंड फॉल मेथड इंटरमीडिएट साइड को भी चेक करता है जबकि हाइट एंड फॉल मेथड चेक नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अर्थमेटिक चेक, रिडक्शन लेवल, राइज एंड फॉल मेथड, तो कौन सा सही है? तो क्या कह रहा है, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल दिया हुआ है तो इज इक्वल टू, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बैक साइड माइनस फोर साइड, तो बैक साइड माइनस फोर साइड तो है। चलिए दूसरा क्या बचता है, राइज एंड फॉल, तो राइज एंड फॉल, बस ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिग्री कर्व दिया हुआ है, 20 मीटर कॉर्ड है, डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है 36 डिग्री, टेंजेंट लेंथ पूछ रहा है कर्व का। तो ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। डिग्री के लिए मैं दोनों आपको कंडीशन बता देता हूँ कि अगर डिग्री हमें गिवन है किसी भी कर्व का, तो डिग्री से पहले हमें, सबसे पहले हम टेंजेंट लेंथ का जानते हैं कि टेंजेंट लेंथ जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आर टेन डेल बाई टू, डेल इज द डिफ्लेक्शन, तो डेल हमें पता ही है, यहाँ पे सिर्फ रेडियस निकालने की जरूरत है। तो कभी कभी डिग्री से रेडियस भी निकालने को आता है, तो आप दोनों के लिए समझ लीजिए। अगर 30 मीटर का कॉर्ड है, कॉर्ड अगर हमारा 30 मीटर का है तो उस कंडीशन में r इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइड बाई डी, और अगर 20 मीटर का है कॉर्ड तो उस केस में r इज इक्वल टू 1145.9 डिवाइड बाई डी, इससे हमें r मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए देगा 20 मीटर कॉर्ड, तो हमें क्या यूज़ करना है 1145.9 डिवाइड बाई डी, तो ये d हमारा 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे इसको 1145 को, तो इससे हमें r मिल जाएगा, और r को यहाँ पे रखेंगे 36 को यहाँ पे रखेंगे, तो हमें, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है क्योंकि इसका आंसर 186 के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेबलिंग, मैं आपको सभी लेबलिंग के लिए एरर की जो वैल्यू परमिशिबल है वो बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लें। सबसे पहले आते हैं रफ लेबलिंग पे। अगर हमें कोई एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए नहीं, तो रफ लेबलिंग के लिए एक्यूरेसी होनी चाहिए प्लस माइनस 100 इंटू अंडर रूट के, डिस्टेंस के इज द डिस्टेंस। ऑर्डिनरी के लिए, ऑर्डिनरी लेबलिंग के लिए प्लस माइनस 24 अंडर रूट के। अगर हम एक्यूरेट लेबलिंग कर रहे हैं, तीसरा होता है एक्यूरेट लेबलिंग, तो उसके लिए 12 अंडर रूट के। और अगर प्रिसाइज लेबलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए प्लस माइनस, सभी में प्लस माइनस है, प्लस माइनस 4 अंडर रूट के इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, दिस विल गिव यू इन आंसर इन मीटर। तो इससे जो प्रिसीजन मिलेगा या एरर मिलेगा वो हमें मीटर मिलेगा। हमें यहाँ पे ऑप्शन पूछा है, सॉरी एमएम में मिलेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर के लिए हमें इसको सबको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज द वैल्यू इन एमएम, तो हमें इसको मीटर में डिवाइड करना है, फाइंड करना है, तो डिवाइड बाई 1000, तो इस हमें ये चाहिए आंसर, तो 0.004 आना चाहिए, बट 0.6 इसका नियरेस्ट आंसर है, 006, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसा भी ऑप्शन होगा तो आपको ये याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा ऑप्शन चेक करके देखना है कि हमारा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ते थे, 1/u मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए प्लस 1 प्लस v इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जब आप f फाइंड करेंगे तो uv डिवाइड बाई u प्लस v आ जाएगा, तो सिंपल है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन मानिए आप धीरे धीरे जुड़े रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द जिसमें आप हर एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इसका आंसर यही क्यों है, और अगर चेंज होता है तो क्या आएगा आंसर। तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। ऑप्टिकल स्क्वायर है, एक मिरर ऐसे होता है, एक मिरर ऐसे होता है, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, तो ये फिक्स आंसर है। ऑप्टिकल स्क्वायर हो या फिर प्रिज्म स्क्वायर हो, दोनों ही केस में आपसे ये पूछता है तो 45 डिग्री ही मार्क करना है आपको। नेक्स्ट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले तो हम इस बात को समझते हैं।
रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे ही नहीं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से सर्वेइंग कर रहे होते हैं फोटोग्रामेट्री से, दैट मीन्स बाय पिक्टोरियल व्यू, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो 3D ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ हाइट है, जो फ्लैट है उसका तो कुछ नहीं, बट जिसका हाइट है, सपोज मान लीजिए इसका बॉटम ए है, इसका बॉटम बी है, अगर हम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ले रहे हैं, दैट मीन्स अगर टॉप व्यू ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, टॉप और बॉटम सब एक साथ दिखेगा। बट अगर हम इसका यहाँ से ले रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका टॉप अलग नजर आएगा हमें अलग पॉइंट पे और इसका बॉटम अलग पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे इसे डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका बॉटम यहाँ नजर आएगा, इसका टॉप यहाँ नजर आएगा। इसको बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका टॉप यहाँ पे नजर आएगा जबकि होना चाहिए इसी के ऊपर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर बाई एच डिवाइड बाई एच और आर नॉट बाई एच। मैं दोनों ही फॉर्मूला बताया तो आपको, आप बस समझिए। यहाँ पे आर क्या है, सिंपल जो आर है ये है हमारा टॉप से और आर नॉट जो है हमारा बॉटम से। क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आर एच बाई एच ही रहेगा, बट एच माइनस करना है कि नहीं ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हमें टॉप का डिस्टेंस गिवन है, अगर हमें इस टॉप का बी पॉइंट का गिवन है डिस्टेंस, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें बॉटम पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है, कहाँ से, प्रिंसिपल पॉइंट से, ये कहलाता है प्रिंसिपल पॉइंट, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रेडियल फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट। तो इस बात को भी आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल पॉइंट से हमेशा मेजर होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूले हमें पता है, इसमें हमें दिया हुआ है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीनार, मीनार का हाइट गिवन है, एच गिवन है, मतलब ये जो मीनार का हाइट है दिस इज स्मॉल एच और कैपिटल एच क्या है, फ्लाइंग हाइट। फोटोग्राफ इज ऑन 8 mm, तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है स्मॉल एच की, एंड इट्स टॉप अपीयर्स 10 सेंटीमीटर अवे। तो इसकी टॉप की वैल्यू मतलब ये आर की वैल्यू गिवन है, आर नॉट की नहीं आर की। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करना है आर एच बाई एच। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सबको कन्वर्ट कर दीजिए सेम यूनिट में। डी हमें पता ही है 8.8 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू आर। तो आर कितना है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 इंटू हाइट है 80 मीटर डिवाइड बाई फ्लाइंग हाइट। तो ये एच अननोन रहेगा, यहाँ से एच आ जाएगा 1000 मीटर। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल सर्कल ऑफ अ थ्योडलाइट इज जनरली ग्रेजुएटेड इन। वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल जो थ्योडलाइट में होता है, वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एंगल को मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल को मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है उसके लिए वर्नियर ए वर्नियर बी होता है दोनों तरफ, और इसकी रीडिंग 0 to 360 होती है, याद रखिएगा। ये होता है होल सर्कल बियरिंग में। और जो वर्टिकल एंगल के लिए होता है, इसमें जो वर्नियर होता है उसको वर्नियर सी और वर्नियर डी बोलते हैं। ये होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग में 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 एंड 0 to 90। बस यही क्वेश्चन पूछा है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में होता है 0 to 90 इन 4 क्वाड्रेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी सेटेलाइट गिवन है ERS, इनवीसैट और सेंटिनल, ये तीनों यूरोपियन सेटेलाइट्स हैं और रीसेट हमारा इंडियन सेटेलाइट है। विच टाइप ऑफ सेटेलाइट, दीज ऑल आर अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट। इन सबको अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है और ये सब रडार को यूज करते हैं, रडार टेक्निक को, जो कि माइक्रोवेव को यूज करता है। और माइक्रोवेव हम जानते हैं 0.1 से लेके 0.1 से लेके 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की वेवलेंथ का वेव यूज करता है जिसे माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव की एबिलिटी ये होती है कि ये बहुत ही डीप तक पेंट्रेट हो सकता है और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी का वेव यूज़ करते हैं, ईएम वेव्स, जो कि काफ़ी अंदर तक पेंट्रेट हो सकता है और हमारे अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं, कहाँ पे एक्यूफर है, ये सब को पता लगा सकता है। तो ये रिमोट सेंसिंग की सेटेलाइट में यूज़ होता है। आज के डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाइपर स्पेक्ट्रल। तो इस केस में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब पॉइंट पॉइंट ऐसे होगा तो इसको डिस्क्रीट बोलेंगे। तो डिस्क्रीट इज अपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअस होगा तो ब्रेक कर जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अल्टरनेटिंग होगा तो भी हमारा नहीं पहुंच पाएगा। एक कंटिन्यूअस होता है, एक रे के फॉर्म में, जैसे लेजर लाइट होता है इस तरह के फॉर्मेट में, और अगेन इसमें माइक्रोवेव यूज होता है। आगे चलते हैं। पैसिव सेंसर यूजेस। दो प्रकार के रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होती है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पैसिव सेंसर और एक्टिव सेंसर। तो एक्टिव सेंसर में ओन एनर्जी सोर्स यूज करता है, ठीक है, अपना जो भी एनर्जी सोर्स होगा अपना यूज करेगा। और पैसिव में सन को यूज करता है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो सन वाले में ये दिक्कत होता है कि कभी क्लाउड है या कुछ है तो उस केस में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि सर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है धरती पे। बट इस ओन वाले में क्या फ़ायदा है कि इसमें जो एनर्जी यूज़ की जाती है, ईएम वेव्स, इट कैन पेनिट्रेट इवन इन नाइट ऑल्सो, इट कैन इवन पेनिट्रेट इन एनी फॉगी एनवायरमेंट। तो एक्टिव का ये एडवांटेज है, और पैसिव का ये डिसएडवांटेज है कि वो खराब मौसम में अर्थ तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोर सर्कल। मोर सर्कल किस लिए होता है, हार्डनेस के लिए। इसकी रेंज होती है 1 से लेके 10 तक। 1 इज द सॉफ्टेस्ट, इसका एग्जाम्पल है टॉक। 10 इज द डायमंड, हार्डेस्ट मटेरियल। इसकी रेंज ही होती है 1 to 10, ना ही 1 से कम हो सकता है और ना ही 10 से ज़्यादा हो सकता है। तो 10 इज द हार्डेस्ट मटेरियल, 1 इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। जो हमारी फिंगर नेल होती है इसका हार्डनेस अप्रोक्सीमेट 2.5 होता है। जो कील होता है स्टील का, इसका हार्डनेस 5.5 के आसपास होता है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि हमारा नाखून का जो हार्डनेस होता है 2.5 के आसपास होता है। सेकंड नंबर पे आता है जिप्सम। 1 पे हमारा टॉक, सेकंड नंबर पे जिप्सम। तो 2 हार्डनेस होती है मोर्स स्केल पे जिप्सम की। थर्ड होता है कैल्साइट का। इस तरह से इसका स्केलिंग होता है। तो जनरली फर्स्ट पूछेगा या लास्ट पूछेगा या फिर सेकंड पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मिनरल। तो मिनरल कई सारी प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन कट अ नाइफ। तो ये सेक्टाइल कहलाता है। इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टी होती है मिनरल की, जिसको मैं बताता हूँ। सेक्टाइल मीन्स हाउ इजिली अ मिनरल कैन बी कट थ्रू अ नाइफ इज कॉल्ड सेक्टाइल। डक्टाइल का पता है आपको, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन स्ट्रेच इनटू अ वाइड फॉर्म। निएबल में इट कैन बी फॉर्म्ड इन अ सीड फॉर्म। तो ये 4D 3D इसका एक्सपेंशन होगा तो मीएबल कहलाएगा, 1D एक्सपेंशन होगा तो डक्टाइल कहलाएगा। और एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मिनरल से, कि मिनरल की पाउडर फॉर्म को क्या कहते हैं, वो हम, तो पाउडर फॉर्म को बोलते हैं हम स्ट्रीक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। STREAK, स्ट्रीक बोलते हैं पाउडर फॉर्म ऑफ एनी मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द रिवर ओकेजनली कॉज फ्लड। देखिए बाकी सारे रिवर तो है ही नहीं हमारे इधर, या फिर एक है दूसरा नहीं है, तो तापी और नर्मदा ही बचता है हमारा ऑप्शन। ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन, इट इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, याद कर लीजिए 864 D/D। ये होता है डी हमारा ड्यूटी है तो डेल्टा यहाँ पे, इन दोनों का आप स्वैप कर सकते हैं आपस में। 864 टर्म मतलब ये सेंटीमीटर में अगर हमें डेल्टा गिवन है तो ऐसे यूज करेंगे, और यही हो जाएगा 8.64 B/D जब डेल्टा हमें मीटर में गिवन हो। बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं। 864 हमें सेंटीमीटर में, इसी को डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को 100 के लिए, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.64। तब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेल्टा यहाँ पे मीटर में गिवन है तो 8.64 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। सॉरी, साइक्रोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर। ये इसका एक टाइप है, तो ये दोनों ही सेम काम के लिए यूज होते हैं। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल, एक्चुअल रेनफॉल इन अ ईयर एट दैट प्लेस टू द नॉर्मल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ वेट रेन। उस साल में कितना बारिश हुआ उसको मेजर करने का तरीका है कि एक साल का उस जगह का नॉर्मल एनुअल एवरेज कितना है,
और उस साल में बारिश कितना हुआ है एक्चुअली में, इन दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। तो इस साल में इस एरिया की एवरेज के मुकाबले कितनी बारिश हुई है, कितना वाटर प्रेसिपिटेशन हुआ है, इसको मेजर करने के लिए टर्म बनाया गया है। नेक्स्ट इज टिपिकल है करेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेक्टिव शावर। कन्वेक्टिव शावर कब होता है, जब वार्म एयर ऊपर लिफ्ट होता है कोल्डर एयर के। तो ये हमारा कोल्डर एयर है, इसके ऊपर हमारा वार्म एयर ऊपर लिफ्ट होना शुरू होता है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्म करता है, और लास्टली जब इसका कंडेंसेशन टेम्परेचर आता है तो ये कंडेंस होना, जब टेम्परेचर घटेगा, जनरली ड्यूरिंग नाइट होता है ऐसा, इसलिए रात को ज़्यादा बारिश होती है। जब टेम्परेचर घटेगा तो ये इसका कंडेंसेशन टेम्परेचर आ जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर जब घटा तो कंडेंसेशन पॉइंट आ गया, ड्यू पॉइंट जिसे बोलते हैं, और फिर ये कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पे पहुँचता है, इसे बोलते हैं। अब इसकी एक खास बात है कि इंटेंसिटी इसमें हाई टू लो भी हो सकती है, बट मोस्टली हम हाई मानते हैं। ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट होती है और इसकी रेंज भी जनरली शॉर्ट होती है 10 किलोमीटर स्क्वायर तक। तो रेंज भी इसका अगर पूछता है तो आप ये भी याद रखिए, रेंज भी शॉर्ट होता है, ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, इंटेंसिटी दोनों ही हो सकते हैं, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज और कौन कौन सा टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, ओरोग्राफिक इज अनदर वन। ओरोग्राफिक जहाँ पे हमें बैरियर मिलता है जैसे कि माउंटेन, तो यहाँ पे वार्म एयर ऊपर लिफ्ट होता है, फिर यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होके यहाँ से कंडेंस होके इस रीजन में बारिश होता है। अगले चलते अगले क्वेश्चन पे, इक्विवेलेंट मॉइस्चर। तो ये इक्विवेलेंट मॉइस्चर का कंसेप्ट जो है ये पहले यूज होता था जब फील्ड कैपेसिटी का कंसेप्ट नहीं था। इस केस में क्या करते थे, वाटर को सॉइल में वाटर मिला के उसे हम फिर सेंट्रीफ्यूज करते थे, उसको घुमाते थे काफ़ी स्पीड पे। कितने स्पीड में घुमाते थे, जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1000 टाइम्स ना हो जाए ग्रेविटी के, उस स्पीड पे हम इसको घुमाते थे। और उस समय के बाद वो जितना पानी रिटेन कर पाता था उसको बोलते थे हम इक्विवेलेंट मॉइस्चर। बट अब इसका कंसेप्ट रिप्लेस हो गया है फील्ड कैपेसिटी से, जो हम इरिगेशन में यूज करते हैं कि फील्ड कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटी। तो नॉर्मल ड्रेनेज जितना हो जाएगा पानी का हमारे सॉइल से, उसके बाद जो पानी उसमें बचेगा सॉइल के अंदर उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। डाइक या लीव दोनों एक ही बात है, ये दोनों काम में आते हैं किसके लिए, जनरली इन दोनों का पर्पस होता है रिवर को ट्रेन करने के लिए, रिवर को ट्रेन करने के लिए। बट फंक्शनली रिवर को ट्रेन करके सीधा नहीं करते हैं, बल्कि रिवर को गाइड करते हैं, कंट्रोल करके करते हैं, रिवर को कंट्रोल करके। ये दोनों कहाँ पे यूज होते हैं, मान लीजिए यहाँ से रिवर पास हो रही है, कहीं से रिवर ऐसे पास हो रही है, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, और इसके साइड में यहाँ पे कोई सिटी है, तो हम चाहते हैं कि फ्लड के टाइम पे इस सिटी को बचाएं, या कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कुछ भी ऐसा जगह जहाँ से मैं चाहता हूँ कि फ्लड का वाटर इधर ना जाए। तो जितने रीजन में प्रोटेक्शन करना है उतने रीजन में हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड या एक ही साइड, जितने साइड में हमें जरूरत है, जरूरी नहीं दोनों साइड में हो। अगर मुझे सिर्फ इस साइड ही प्रोटेक्ट करना है तो मैं इस साइड में ही जनरली जनरली अर्थ का बना होता है, अर्थ का एक डैम के टाइप का यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन एक बना दूंगा, ताकि फ्लड का अगर पानी आए भी तो यहीं तक आए, आगे जाके फिर से ये रिवर में मर्ज हो जाए, इस एरिया को अफेक्ट ना कर पाए। तो ये एक फंक्शन है डाइक या लीव्स का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। तो देखिए दो प्रकार के इंडेक्स होता है, ये किसके लिए होता है इंडेक्स, इनफिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए। एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है। जब बारिश शुरू होता है तो वाटर इन्फिल्ट्रेट होना शुरू होता है सॉइल के अंदर, इनिशियली उसका रेट बहुत कम होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो एक्सपोनेंशियली ऐसे राइज करता है इन्फिल्ट्रेशन, और एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, और जब वो कांस्टेंट हो गया फिर रन ऑफ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद रन ऑफ स्टार्ट होता है, तो वही इसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। तो ये वेरिएबल की बजाय हम एक ऐसा वैल्यू ले लें जो कि एवरेज शो करे इन्फिल्ट्रेशन हर जगह पे, एट टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू टी, जब तक रन ऑफ शुरू ना हो जाए, तो उस समय के इन्फिल्ट्रेशन को एवरेज कितना हम मेजर करें उसके लिए इंडेक्स बनाए गए, डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स। तो ये दोनों इंडेक्स सेम काम करता है, फाई इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है डब्ल्यू इंडेक्स से, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फाई इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेसिपिटेशन माइनस जितना प्रेसिपिटेशन टोटल जितना हुआ उसमें से जितना डिस्चार्ज है, या सॉरी 1 मिनट, यस, प्रेसिपिटेशन में से जितना रन ऑफ हो गया, तो ये रन ऑफ प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ माइनस कर दिया हमने, डिवाइड बाई ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल होने के बजाय ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस होता है। एक्सेस मीन्स मान लीजिए बारिश शुरू हुई 8 बजे और 10 बजे तक चली, बट जो उसका ड्रेनेज है, रन ऑफ है, वो 8 बज के 30 मिनट पे स्टार्ट हुआ,
तो बारिश भले ही 8 बजे स्टार्ट हुआ, तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या कहलाएगा, 2 आवर्स 8 to 10, बट रेनफॉल एक्सेस का ड्यूरेशन सिर्फ 8:30 to 10 कहलाएगा। रेनफॉल एक्सेस मीन्स वेन एवर रेनफॉल इज कॉजिंग रन ऑफ, जब बारिश रन ऑफ को कॉज करने लगेगा उसको बोलेंगे हम, उस समय वहां से हम समय को मेजर करना शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेनफॉल एक्सेस। उस समय से पहले क्या होता है, वाटर जो भी आता है वो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से वाटर ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, और वो रन ऑफ नहीं हो पाता है। बट एक टाइम के बाद जब रेनफॉल बढ़ता है तो वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है एक टाइम के बाद रेनफॉल, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो वो रन ऑफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स बनाया जाता है कि कितना होगा और कितने पे रन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज। तो हमें पता है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट, किसी भी चीज़ का रेट उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। कब कम होगा, जब बारिश स्टार्ट हुई तो उस समय इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट बहुत कम होगा कैपेसिटी से। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इन्फिल्ट्रेशन रेट एक टाइम पे आके इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, और उसका जितना भी वाटर आएगा वो रन ऑफ में कन्वर्ट होता जाएगा। तो उसके बाद जितना एक्सेस वाटर होगा वो रन ऑफ में कन्वर्ट होगा, इसलिए इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 137th। When an aquifer is overlain by a confined bed, impervious material, confined bed is overburdened। ये सिंपल है, ये हमारा एक्यूफर है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कन्फाइंड होने की वजह से ना तो पानी ऊपर जा सकता है ना ही पानी नीचे जा सकता है। कन्फाइंड बेड चाहे वो रॉक हो, क्ले हो, कोई भी हो, पानी ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो क्या होगा, और पानी तो इसमें आता रहेगा सीपेज के थ्रू ऊपर से या साइड से। तो एक टाइम ऐसा आएगा इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम आर्टेशियन या फिर कन्फाइंड एक्यूफर भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा होता है जिसमें ओवरलेन बाय कन्फाइंड बेड, एक ऐसा एक्यूफर जो ओवरलेन किया गया किससे द्वारा ढका हुआ है, कन्फाइंड बेड के द्वारा, ऑफ इम्परवियस मटीरियल। इम्परवियस ऐसा मटेरियल जिससे पानी पास नहीं हो सकता है। दिस कन्फाइंड बेड इज ओवरबर्डन इज कॉल्ड, दिस कन्फाइंड बेड ऑफ ओवरबर्डन। तो ये ओवरबर्डन का कन्फाइंड बेड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्विक्लूड। जैसे कि एग्जाम्पल क्ले। तो ये ऐसा होता है कि इसमें पानी तो होता है, पानी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये पानी यील्ड नहीं कर सकता, हम पानी यहाँ से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, हाईली पोरस होता है, इसमें पानी जाएगा बट इट कैन नॉट यील्ड इवन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो इंक्लूड इसमें होता तो है, बट ये अगर अगर करेगा भी तो बहुत ही स्लो, मतलब अगर हमें यील्डिंग मिलेगी भी तो बहुत ही लोअर क्वांटिटी में, और एक्यूफ्यूज में बिल्कुल ही नहीं। पर्च्ड एक्वीफर क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा वाटर बॉडी है, इसमें से कुछ टुकड़ा कट के अलग हो गया इसके विसिनिटी में और यहाँ पे पानी स्टोर्ड है, बट दिस इज नॉट अ वेरी लार्ज कंटेनर ऑफ वाटर, बट इट इज अ वेरी स्मॉल, बट इट हैज सेपरेटेड फ्रॉम हियर, तो इट इज कॉल्ड पर्च्ड एक्वीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस इनफिल्ट्रेशन वेल कनेक्टेड बाय अ पोरस पाइप टू अ सम्प वेल इज कॉल्ड जैक वेल। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। जो कोई रिवर्स, जहाँ भी हम वाटर को कलेक्ट करते हैं सोर्स तक ले जाने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, मान लेते हैं ये रिवर है और यहाँ से मुझे पानी कलेक्ट करना है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या किसी भी काम के लिए, और यहाँ पे हमारा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है। तो पानी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो पानी कैसे, सबसे पहले यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो पानी कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन वेल लगाए जाते हैं, और इन सब से कलेक्ट करके यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है एक साथ, और फिर यहाँ से पाइप से कन्वे किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो यहाँ पे जो इनफिल्ट्रेशन वेल लगे हुए हैं, तो इसमें 3 चीज़ें सीखनी है। पहला कि जहाँ से पानी कलेक्ट होता है सोर्स से, वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन वेल होता है। दूसरा कि ये पानी यहाँ से कलेक्ट करने के बाद एक बड़े स्टोरेज में स्टोर करता है, फिर वहाँ से एक पाइप से कैरी होता है, इसको बोलते हैं जैक वेल। इससे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि पूछेगा स्ट्रक्चर यूज्ड टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम सोर्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड, तो वो होता है इनटेक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, तो आप इसको भी याद रखें, उसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रक्चर, एंड जैक वेल इज अ पार्ट ऑफ इनटेक स्ट्रक्चर। तो इनटेक स्ट्रक्चर हम बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे इनटेक स्ट्रक्चर, और उसका पार्ट है ये जैक वेल। जैक वेल क्या करता है, सभी इनफिल्ट्रेशन वेल से पानी जो कलेक्ट होता है उसको कलेक्ट करता है और लास्टली पाइप से कन्वे करता है ट्रीटमेंट प्लांट तक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ ग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विद टाइम। देखिए सिस्मोग्राफ
अर्थक्वेक के लिए, हाइड्रोग्राफ रन ऑफ बर्स्ट टाइम के लिए, थर्मोग्राफ बचता है और थर्मोहाइड्रोग्राफ और थर्मोग्राफ। तो थर्मोग्राफ एक ऐसा है जो अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर को डिस्प्ले करके हमें बताता है। इसमें टाइम सेम हो सकता है बट प्लेस अलग अलग होगा। थर्मोग्राफ क्या करता है, थर्मोग्राफ अलग अलग लोकेशन पे नहीं, किसी भी एक पॉइंट पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बताता है। तो थर्मोग्राफ में क्या डिफरेंस है, ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर दोनों बताता है बट एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे। तो दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनसेट 2A। तो इनसेट 2A जो है ये हमारा जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट है। तो इनसेट 2A इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, बट ये लॉन्चिंग हमारे इंडिया से नहीं हुई थी, ये बाहर से हुआ था 1992 में। ये कम्युनिकेशन प्लस मेट्रोलॉजी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया गया था, बट प्राइमरली वाज फॉर कम्युनिकेशन। इसका वेट 1096 kg था। और दो प्रकार की ऑर्बिट होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक लोअर ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अप्रोक्सीमेट 36,000 पे होता है, एग्जैक्ट होता है 35,786 किलोमीटर, बट अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर पे होता है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम उस सेटेलाइट को प्लेस करते हैं जो कि एक फिक्स्ड एरिया को कवरेज करने की जरूरत जब पड़ती है हमें। इसकी वेलोसिटी, सेटेलाइट की वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी की बराबर होती है, तो ये साथ में घूमता है, तो हमेशा इसका कवरेज सिर्फ एक खास एरिया पे ही होगा। तो जितना अर्थ को लगता है 24 घंटे एक चक्कर मारने में, उतना ही सेटेलाइट को भी लगेगा अपने ऊपर एक चक्कर मारने में 24 आवर्स, ताकि ये एक जगह पे ही फोकस करके रखे। दिस इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन थियोरी किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था, तो ये था हमारे हॉल्टन जी। इन्होंने बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन रेट एक्सपोनेंशियल होता है 1933 में, 1933 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इनकस्ट्रेशन ऑफ द ट्यूबवेल। तो जब भी ट्यूबवेल हम बनाते हैं उसमें इनकस्ट्रेशन होता है। इनकस्ट्रेशन को समझते हैं कि इनकस्ट्रेशन है क्या। कोई भी एक ट्यूबवेल है, इससे हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर पानी ऊपर जा रहा है, तो ड्यू टू द मिनरल्स और मेटल्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर, एक समय आता है कि रिएक्शन करके हमारे पाइप के अंदर ही जमने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका डायामीटर घट जाता है पाइप का, और इसलिए डिस्चार्ज कम होने लगता है। तो इनकस्ट्रेशन फेनोमेना जो है वो बेसिकली इन सलज का फॉर्म होना है पाइप के इंटीरियर सरफेस पे, जिसकी वजह से डायमीटर कम हो जाएगा और अल्टीमेटली डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो आप याद रखें, इसकी वजह से अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो है डिस्चार्ज कम हो जाएगा, बट इट इज अ फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सलज इनसाइड द पाइप डायमीटर और इनसाइड द पाइप बाउंड्री और द पाइप लेयर। नेक्स्ट इज अ वेसल। इतना हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम, एक वेसल में इतना वॉल्यूम ऑफ ऑयल रखा हुआ है, वेट इतना है, तो स्पेसिफिक वेट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, यूनिट वेट के नाम से। डेंसिटी होता है एक टर्म, मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा होता है यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट, जिसे हम गामा से डिनोट करते हैं, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। और वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होता है किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो भी बोले आप। तो ये इसको कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड करना है, यहाँ पे वेट हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम करना है, 30 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार घुमा के पूछा जाता है। मर्क्यूरी, हम जानते हैं कि अगर किसी ग्लास पे हम उसको ट्रेवल करवाएं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इट विल नॉट वेट द सरफेस। वाई? ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो वेट नहीं करता है। और दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है कि सरफेस टेंशन इज कॉज ड्यू टू, इट इज कॉज ड्यू टू कोहेजन ओनली। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो पूछेगा कि मर्क्यूरी क्यों नहीं वेट करता, क्यों नहीं गीला करता हमारे ग्लास को, तो उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर के मुकाबले। वाटर वेट करता है क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है। और सरफेस टेंशन किसके द्वारा होता है? कोहेजन की वजह से। मर्क्यूरी में कोहेजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एडिशन के मुकाबले। कोहेजन क्या है? सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कोहेजन बोलते हैं, और डिफरेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है उसे हम एडिशन बोलते हैं। तो कोहेजन इतना ज़्यादा होता है कि वो एडिशन कभी लीड ही नहीं कर पाता उसमें। और वाटर केस में क्या है? एडिशन ज़्यादा होता है, इसलिए आप वाटर का जानते हो कि जो इसका मेंसिकस बनता है वो इस तरीके से बनता है, कैपिलरी राइज मिलता है हमें।
बट मर्क्यूरी के केस में हमें डिप्रेशन मिलता है क्योंकि उसका कोहेशन ज़्यादा होता है एडिशन से, इसलिए मर्क्यूरी के केस में हमें डिप्रेशन मिलेगा, और वाटर के केस में हमें एडिशन ज़्यादा मिलता है इसलिए हमें राइज मिलता है। जो इसका मेंसिकस का एंगल होता है 128 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, इसमें सरफेस टेंशन भी पूछते हैं किसके द्वारा होता है, तो कोहेशन ओनली। और दूसरा पूछेगा राइज, कैपिलरी राइज जो होता है तो इट इज ड्यू टू कोहेशन एंड एडिशन बोथ। तो ये तीन क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड है, बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी राइज इज एसोसिएटेड फ्रॉम कोहेशन एंड एडिशन बोथ, सरफेस टेंशन इज ओनली एसोसिएटेड विद कोहेशन ओनली, एंड मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू द सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a vertical wall is subjected to a pressure due to the liquid on both sides, resultant pressure, एक कोई वॉल है, अगर इधर से भी लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, इधर से भी लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, ये P है, P1 है, ये P2 है, ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक दोनों की वैल्यू में डिफरेंस ना हो। जब तक ये P1 P2 बराबर है, वॉल हमारा कहीं भी मूव नहीं करेगा, कोई प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब P1 बड़ा हो जाएगा P2 से तो वॉल हमारा ऐसे एक्सपीरियंस करेगा, अगर P2 बड़ा है P1 से तो वॉल हमारा ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना? दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर ये 100 है, ये अगर 50 है, तो हमारा वॉल नेट 50 इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, सो रिजल्टेंट फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा, तो डिफरेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोटिंग बॉडी इन ए लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से दोनों कंसेप्ट को याद रखिए, फ्लोटिंग बॉडी के लिए और सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, दोनों के लिए याद रखिए। फ्लोट अगर कर रहा होगा, दैट मीन सरफेस पे अगर होगा फ्लोटिंग में, तो दोनों ही कंडीशन में जी होगा नीचे हमेशा, और अगर फ्लोटिंग बॉडी है तो मीटर सेंटर रोल एक्ट करेगा। तो मीटर सेंटर जब तक ऊपर रहेगा तो ये स्टेबल कंडीशन है, जब जी और मीटर सेंटर दोनों बराबर में आ गए तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर जी यहाँ पे है और मीटर सेंटर अगर नीचे आ गया तो ये अनस्टेबल कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा शिप या जो भी है वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। इसलिए मीटर सेंटर को ऊपर, जब तक ऊपर है या बराबर है तब तक हमारा स्टेबल है। जैसे मीटर सेंटर अगर जी के नीचे आ गया तो वो अनस्टेबल होगा और वो सिंक कर जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सबमर्ज कंडीशन के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन यही है, अब मीटर सेंटर की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ बायोएंसी, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ बायोएंसी। जब तक जी के ऊपर सेंटर ऑफ बायोएंसी बना हुआ है स्टेबल रहेगा, बराबर में आए न्यूट्रल, और जैसे ही जी के नीचे आए सेंटर ऑफ बायोएंसी अनस्टेबल। दोनों में फर्क क्या है, फ्लोटिंग में मीटर सेंटर याद रखना है आपको, और सबमर्ज्ड में आपको सेंटर ऑफ बायोएंसी याद रखना है, बस और कुछ फर्क नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन अ फ्लूइड इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू एनी पॉइंट। देखिए जो ये स्ट्रीम लाइन होता है इसका डेफिनेशन यही होता है कि एक ऐसा कर्व होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, उस जगह पे जो पार्टिकल जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी बताएगा किसी भी पॉइंट पे। और ये 3D में अगर हम देखें तो इसका इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, dx/u इज इक्वल टू dy/v इज इक्वल टू dz/w। ये होता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। और ये क्या शो करता है, हर एक पॉइंट पे इसका टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करता है। u, v और w क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं तीनों डायरेक्शन में, x, y, z में। ये हमारा u है, ये हमारा कैपिटल U है एक्चुअल वेलोसिटी, ये u स्मॉल u, ये v, ये w। और पाथ लाइन क्या है, तो पाथ लाइन होता है पाथ फॉलोड बाय अ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, वो कहलाता है पाथ लाइन। स्ट्रेक लाइन क्या कहलाता है, अगर हम डाई को इंजेक्ट करें एक पाइप में और यहाँ से पानी को छोड़ा और यहाँ से डाई इंजेक्ट करें तो जो पाथ डाई फॉलो करेगी वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी डायरेक्शन बताता है, पाथ लाइन क्यूमुलेटिव पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब सारे पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, वो पाथ लाइन बताता है। स्ट्रीक लाइन हर एक पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, वो कहलाता है स्ट्रीक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ फ्लूइड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट। ये सभी ऑप्शन सही है, इलर्स इक्वेशन के लिए और बर्नौलीज इक्वेशन के लिए मोस्ट ऑफ द असम्पशन सही है।
इनकम्प्रेसिबल होगा, होमोजेनियस होगा, नॉन विस्कस होगा। दैट मीन्स आइडियल फ्लूइड होगा, यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, स्टीडी होगा और स्ट्रीमलाइन का होगा। ये सारे कंडीशन बर्नौलीज के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस। तो देखिए डिस्चार्ज मेजर करने के लिए पाइप में दो, वैसे तो बहुत सारे हैं, वेंचुरीमीटर भी है, ऑरिफिस मीटर भी है, बट हम जनरली यहाँ पे पहले दो की बात कर लेते हैं। एक होता है माउथपीस और एक होता है ऑरिफिस। मान लीजिए वाटर का टैंक है, यहाँ पे मुझे डिस्चार्ज मेजर करना है, तो एक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक होल कर दूंगा और यहाँ से पानी को पास होने दूंगा, डिस्चार्ज, फ्री डिस्चार्ज। और मुझे क्या करना है, इस डिस्चार्ज की अमाउंट, जो जितना पानी बाहर जा रहा है, इस अमाउंट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनाना है। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने होल किया उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इस डिस्चार्ज को फाइंड कर सकूँ, ताकि मैं कहीं भी डिस्चार्ज का इक्वेशन अप्लाई कर सकूँ बाई सिंपली यूजिंग द डायमेंशन ऑफ द होल एंड द हेड कॉजिंग द फ्लोड। कितना पानी है इस टंकी में इस लेवल से ऊपर, क्योंकि इसके नीचे जो पानी हो तो फ्लो कॉज करेगा नहीं, जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा उसका फ्लो बंद हो जाएगा। तो हेड को और इस होल की डायमीटर या इसकी डायमेंशन या एरिया को यूज करके मैं कैसे इस डिस्चार्ज की वॉल्यूम को, मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो अगर ऑरिफिस है तो उसे हम ऑरिफिस मीटर बोलेंगे। अगर माउथ पीस में क्या होगा, टैंक है, इसमें हम सिर्फ होल करने के बजाय हम एक ऐसा पाइप कनेक्ट कर देंगे कुछ दूरी तक, या फिर हम इंटरनल भी कर सकते हैं इसको। इंटरनली अगर हम कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और जिसका एग्जांपल है बोर्डा माउथ पीस। ये क्यों बनाया गया, पहले ये ऑरिफिस में क्या देखा गया कि लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल हमें वैल्यू मिल रही है उसमें और एक्चुअल में बहुत अंतर मिल रहा है ड्यू टू द हेड लॉस। तो बाद में इसको हमने ये देखा कि अगर हम ऐसा पाइप का लेंथ लगाते हैं तो इस केस में हमें लॉस कम मिल रहा है, अब हम कहीं ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हैं एक्चुअल डिस्चार्ज के। तो इसमें CD की वैल्यू बढ़ जा रही है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ जा रही है, और इसकी जो लेंथ है वो 2 to 3 टाइम्स हो सकती है मैक्सिमम डायमीटर की, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। फिर हमें CD की वैल्यू अगेन घटती हुई दिखाई देगी। तो ऑप्टिमल वैल्यू होती है 2 to 3 टाइम्स। तो कह रहे हैं किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, इस माउथ पीस के इस लेंथ पे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जनरली एक्सटर्नल माउथ पीस के लिए जो CD की वैल्यू होती है वो 0.855 होती है। बोर्डा माउथ पीस के लिए CD की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.707 होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं। तो बोर्डा माउथ पीस के लिए CD की वैल्यू 0.707 और इन ऑरिफिस के लिए 0.5 होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो आप देख सकते हैं इस केस में हम सिर्फ आधा ही एस्टिमेट कर पा रहे हैं सही, बट इस केस में हम, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 85% है। इस केस में 70% एक्यूरेसी है, बट इस केस में ऑरिफिस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी है 50%। 50% वी आर लूजिंग समवेयर। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, तो लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है। 150 लॉन स्प्रिंकल सिस्टम जो होता है इरिगेशन के लिए, हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे इरिगेशन का हमें लॉस नहीं चाहिए, वाटर का लॉस नहीं चाहिए, या फिर बहुत इवेपोरेशन हो रहा है, वहाँ पे रोटेट होता रहता है चारों तरफ और वाटर को सिमुलेट करता है कि रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल की तरह ही, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंकल सिस्टम। तो लॉस कम होगा और एक्चुअल सिमुलेशन करेगा रेनफॉल को। तो ये किस पे होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल बहुत जगह यूज होता है। ये क्या कहता है, इट इज द रोटेशनल इनर्शिया। जैसे कि लीनियर इनर्शिया हो तो इस तरह से ये रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू है। किसी चीज को एक बार हम घुमा दें जैसे लट्टू, और वो कितनी देर तक घूमता हुआ रह सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल मैकेनिज्म, इट इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। जिस चीज की रोटेशनल इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी वो उतनी देर ज्यादा तक घूमता रह जाएगा एक बार उसकी पावर को कट ऑफ करने पे। तो दिस इज यूज टू डिनोट द रोटेशनल इनर्शिया। तो ये किस पे बेस्ड होता है, लॉन स्प्रिंकल, मोमेंट ऑफ मोमेंटम पे। चलिए 50-50 क्वेश्चन करके हम 4 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक डाउन किया जाए, आपको समझाया जाए, ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। अगर आप इसके एडिशनली कुछ चाहते हैं कि मैं वो भी इंक्लूड करूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 151 से लेके 200 तक क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू ऑल। लाइक द video if you like the content, like the way of presenting, subscribe the channel. Thank you, see you in the next video.